हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की आज की क्लास में हम ब्रिटेन में विधि के शासन की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। विधि के शासन की अवधारणा का या कानून के शासन की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन को विधि के शासन की अवधारणा के लिए या ब्रिटिश राज व्यवस्था को कानून के शासन की अवधारणा के लिए पहचाना जाता है और इसके साथ में, इस अवधारणा के साथ में डायसी का नाम जुड़ा हुआ है। डायसी ने अपनी रचना द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया है और उन्होंने विधि के शासन की अवधारणा के तीन अर्थों में उन्होंने विधि के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। नंबर 1 है विधि की सर्वोच्चता, नंबर 2 है एक ही विधि का न्यायालय और नंबर 3 है विधि का शासन नागरिक अधिकारों का रक्षक है। तो पहली जो विशेषता उन्होंने बताई है उसका मतलब है कि ब्रिटेन में विधि जो है वो सर्वोच्च कानून है। विधि जो है वो सर्वोच्च है, सभी विधि के नियंत्रण में है, सभी विधि के अधीन है और कोई भी विधि से ऊपर नहीं है। मतलब कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो कानून को बनाने वाला हो और या फिर कानून को लागू करने वाला हो, सभी कानून के नियंत्रण में है और कानून अपने आप में सर्वोच्च है। शासक और शासित दोनों ही एक ही प्रकार के कानून के द्वारा शासित होते हैं और नियंत्रित होते हैं। इस तरह की बात विधि की सर्वोच्चता के अंतर्गत आती है। तो ब्रिटेन में सम्राट की सर्वोच्चता नहीं है, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्यों की सर्वोच्चता नहीं है, ब्रिटेन में प्रशासकीय नीतियों का और प्रशासनिक नियमों का या उसके आधार पर सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने वाली नौकरशाही का बोलबाला है। लेकिन नौकरशाही भी कानून के नियंत्रण में ही है और प्रशासनिक नियम जो है वो नौकरशाही को या प्रशासनिक कानून या प्रशासनिक विधियां किसको नियंत्रित करती है? नौकरशाही को भी नियंत्रित करती है, तो वो भी कानून के अंतर्गत ही आते हैं। तो कानून के नियंत्रण में है शासक भी और जनता भी। तो विधि की सर्वोच्चता, एक ही विधि और न्यायालय। विधि के शासन की अवधारणा के संबंध में ये कहा गया कि शासक और शासित एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय के नियंत्रण में है और उन्हीं के द्वारा वो क्या होते हैं? शासित होते हैं। एक समान अपराध किए जाने पर एक समान दंड दिया जाता है। इस तरह की बात विधि के शासन की अवधारणा में ब्रिटेन में बताई गई है। तीसरी बात कही गई कि विधि का शासन नागरिक अधिकारों का रक्षक है। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका जो है वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाकर कानून का निर्माण नहीं कर सकती और वो जो कानून है जो कि स्वयं व्यवस्थापिका ने बनाया होता है वही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो विधि का शासन क्या है? नागरिक अधिकारों का रक्षक है। या कोई बलशाली व्यक्ति किसी निर्बल व्यक्ति के अधिकारों को छीनता है तो न्यायालय जो है वो क्या करता है? उसके अधिकारों की रक्षा करता है। और ये रक्षा किसके संदर्भ में होती है? कानून के शासन के संदर्भ में होती है। तो 3 विशेषताएं बताई गई डायसी के द्वारा। विधि की सर्वोच्चता, एक ही विधि मतलब एक ही कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय, और तीसरा अर्थ या विशेषता जो बताई कानून के शासन के संबंध में वो है विधि का शासन नागरिक अधिकारों का रक्षक है। हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है और उसमें न्यायालय क्या करता है? विभिन्न लेखों को जारी करके नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। तो ब्रिटेन में भी इस तरह की चीज हमें देखने को मिलती है। अब जैसे आपने ब्रिटेन के संविधान के संबंध में पढ़ा है कि सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। सिद्धांततः सम्राट जो है वो सारी शक्तियों का या सर्वोच्च कार्यपालक होता है, लेकिन वास्तव में उसकी शक्तियों का प्रयोगकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। सिद्धांततः वहां पर शक्तियों का पृथक्करण होता है, लेकिन व्यवहार में शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता। सिद्धांततः विधि के शासन की अवधारणा का अस्तित्व होता है, लेकिन वास्तव में विधि के शासन की अवधारणा पर कुछ प्रतिबंध पाए जाते हैं, जिसके कारण विधि के शासन की अवधारणा जैसी कि डायसी ने बताई है वैसी वहां पर दिखाई नहीं देती। कुछ प्रतिबंध या कुछ सीमाएं जो होती हैं वो विधि के शासन की अवधारणा को बदलकर रख देती हैं। तो उन सीमाओं को और उन प्रतिबंधों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली सीमा या सबसे पहला प्रतिबंध है विवेकात्मक शक्ति। जैसे कि विधि का शासन ये कहता है कि जो भी नौकरशाह हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया है
और उनको उनके कार्य क्षेत्र के लिए कुछ शक्तियां दी गई हैं, उस कार्य क्षेत्र में उन्हें कुछ कार्य करने हैं, तो उन्हीं कार्यों को वो करेंगे और उन कार्यों को करने के लिए उतनी ही शक्तियों का प्रयोग करेंगे जितनी की शक्तियां उन्हें दी गई हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, और ये कहा गया कि वो क्या करेंगे, हर काम को नियमानुसार करेंगे, कानून के अनुसार करेंगे। लेकिन कई बार जो सरकारी अधिकारी होते हैं या जो नौकरशाह होते हैं, उनको अपने विवेक का प्रयोग करके भी अपनी शक्तियों को प्रयोग में लेना पड़ता है, या अपने विवेक से भी कुछ कार्य करने पड़ते हैं, जिसके कारण से विधि के शासन की अवधारणा का उल्लंघन हो जाता है। मतलब विवेक से भी कई बार कुछ काम करने पड़ते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसके कारण से उस समय जो नौकरशाह होता है वो यह नहीं देखता कि उसका क्षेत्राधिकार क्या है या उसकी शक्तियां कौन सी हैं, वह अपने विवेक से तत्कालिक रूप से उससे जो भी बन पड़ता है वो कर लेता है। तो जो विवेकात्मक शक्तियों का प्रयोग सरकारी अधिकारियों द्वारा ब्रिटेन में किया जाता है, उससे विधि के शासन की अवधारणा का उल्लंघन होता है। इसके अलावा लोक सेवकों की विशेष स्थिति, ब्रिटेन में लोक सेवकों के संदर्भ में एक विशेष प्रकार की स्थिति हमें देखने को मिलती है, और उसमें बताया गया इंग्लैंड में 1882 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 मास की अवधि के अंदर ही की जा सकती है, वरना टाइम बार्ड हो जाएगा। मतलब 6 मास के अंदर ही उसके विरुद्ध अगर उसने कोई गलती की है या अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है, तो उस 6 महीने के अंदर ही उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है। तो ब्रिटिश लोक सेवा संरक्षण अधिनियम 1882 ईस्वी में पारित किया गया लोक सेवा अधिकारी संरक्षण अधिनियम, ये लोक सेवकों को विशेष प्रकार की स्थिति प्रदान करता है। टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए। कोई सरकारी अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर कोई काम करता है, कोई गलती करता है, तो 6 महीने के अंदर उसके विरुद्ध शिकायत जो है वो की जा सकती है। लेकिन अगर समय बीत गया, 6 महीने निकल गए, तो उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। तो एक प्रकार से लोक सेवकों को आम जनता से क्या होती है, विशेष प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है, जबकि विधि का शासन ये कहता है कि आम जनता और सम्राट, प्रधानमंत्री, उसका मंत्रिमंडल, राजनीतिक दलों के सदस्य, विपक्ष के सदस्य और नौकरशाह, ये सभी कानून के समक्ष समान है। लेकिन ब्रिटिश लोक सेवा संरक्षण अधिनियम 1882 इनको विशेष प्रकार की स्थिति प्रदान कर देता है। तो ये अपने आप को आम जनता से अलग मान बैठते हैं, और आम जनता से ब्रिटिश लोक सेवक अपने आप को उच्च मान बैठते हैं और जनता को हीन मान बैठते हैं, जिसके कारण ये जो विधि के शासन की अवधारणा है उसका उल्लंघन हो जाता है। इसके अलावा प्रदत्त व्यवस्थापन, आपने देखा या मैंने आपको पहले बताया था कि इंग्लैंड एक लोक कल्याणकारी राज्य हो गया है, और व्यवस्थापिका को लोक कल्याण के विषय में बहुत सारे कानूनों का निर्माण करना पड़ता है। इसलिए व्यवस्थापिका क्या करती है, प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रक्रिया के अनुसार मूल व्यवस्थापन के कार्य को छोड़कर बहुत सारे काम कार्यपालिका को कानून निर्माण के संबंध में दे देती है। तो कार्यपालिका प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के द्वारा कानून निर्माण का कार्य करती है, और वो एक प्रकार से उसके क्षेत्राधिकार से बाहर का कार्य होता है। कार्यपालिका का काम तो सिर्फ क्या है, प्रशासनिक विभागों का संचालन करना, प्रशासनिक गतिविधियों का संचालन करवाना, प्रशासकों पर नियंत्रण रखना, इस तरह का काम होता है, या कानूनों को क्रियान्वित करने का या शासन की नीतियों को क्रियान्वित करने का काम होता है। लेकिन प्रदत्त व्यवस्थापन में व्यवस्थापिका मूल व्यवस्थापन के कार्य को छोड़कर बहुत सारे कार्य कानून निर्माण के संबंध में कार्यपालिका को प्रदान कर देती है, जिसके कारण विधि के शासन का उल्लंघन हो जाता है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन, फिर प्रशासकीय नियम और न्यायालय, जो लोक सेवक होते हैं या जो ब्रिटिश नौकरशाह होते हैं, वो प्रशासनिक नियमों के अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उनके कार्य करने के नियम अलग होते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो उसके लिए अलग प्रकार के कानून हमें देखने को मिलते हैं। तो कहने को तो एक ही विधि और एक ही न्यायालय के द्वारा सभी को शासित किया जाएगा, सबको एक ही कानून के नियंत्रण में रहना है और एक ही न्यायालय में उनको न्याय दिया जाएगा। लेकिन सरकारी अधिकारियों के जो मुकदमे होते हैं वो प्रशासकीय न्यायालयों में सुने जाते हैं, और प्रशासनिक नियमों के अंतर्गत ही उनके विरुद्ध जब वो कोई सेवा संबंधी कोई त्रुटि करते हैं, लोक सेवा संबंधी कोई त्रुटि करते हैं, तो उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है। तो ये चीज जो है वो उनको साधारण आदमी से या आम ब्रिटिश नागरिक से अलग बना देती है, जिसके कारण विधि के शासन की अवधारणा का उल्लंघन हो जाता है। प्रशासकीय नियम और न्यायालय, फिर ब्रिटिश सम्राट को विशेष स्थिति प्राप्त है, लेकिन विधि का शासन क्या कहता है कि आम जनता, ब्रिटेन का सम्राट
और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सभी कानून के अधीनता में आते हैं। चाहे कोई कानून को बनाने वाला ही क्यों ना हो, वो भी कानून के द्वारा शासित होता है। लेकिन ब्रिटेन में सम्राट को विशेष स्थिति प्राप्त है कि ब्रिटेन के सम्राट को किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं किया जा सकता। तो ब्रिटेन के सम्राट को यह विशेष स्थिति प्राप्त है और इसके कारण से विधि के शासन की अवधारणा टूट जाती है या उसका पालन उस रूप में नहीं हो पाता जिस रूप में कौन बताते हैं, डायसी बताते हैं। फिर ब्रिटेन का जो गृह मंत्री है वो ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र किसी भी विदेशी को दे सकता है। किसी भी विदेशी को ब्रिटिश प्रजा होने का वो प्रमाण पत्र दे सकता है और किसी भी ब्रिटिश मतलब किसी भी बाहर के या विदेशी नागरिक से ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र छीन सकता है और उसके द्वारा, उस विदेशी के द्वारा अगर देश में कोई ऐसी गतिविधियां, संदिग्ध गतिविधियां की जा रही है तो गृह मंत्री क्या करता है, उसको देश से बाहर भी निकाल सकता है। लेकिन मैंने लिख भी रखा है कि अवांछित को बाहर निकालने का अधिकार भी गृह मंत्री को प्राप्त है। तो गृह मंत्री को एक विशेष प्रकार की स्थिति प्राप्त है कि वो नागरिकता प्रदान करने का काम करता है, विदेशियों को ब्रिटिश प्रजा होने का प्रमाण पत्र देता है, किसी के प्रमाण पत्र को रद्द करता है और किसी को अवांछित गतिविधियों में या ब्रिटेन की जनता के विरुद्ध कार्य करने के कारण से उसको ब्रिटेन से बाहर निकालने की बात भी कर सकता है। तो यह भी एक विशेष प्रकार की स्थिति है गृह मंत्री की, जिसके कारण उसको एक विशेष स्थिति प्राप्त होती है और वो आम जनता से अलग हो जाता है। जबकि विधि का शासन कहता है कि आम जनता हो या राजनीतिज्ञ हो, प्रधानमंत्री हो, सम्राट हो, सभी क्या है, समान है कानून के समक्ष। लेकिन ये स्थिति जो है वो अलग हो जाती है। अब देखिए, सैनिकों पर सैनिक विधि और न्यायालय का नियंत्रण। भारत में भी हमने देखा है कि सैनिक विधियां होती हैं जिसके तहत सैनिक के द्वारा कोई गलती की जाने पर या देशद्रोह किए जाने पर उसके खिलाफ सैनिक विधि के अधीन कोई भी कार्यवाही की जाती है। जैसे अपन कहते हैं कोर्ट मार्शल कर दिया उसका, तो सैनिक विधि के अधीन ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है और जो मुकदमा चलता है वो सैनिक न्यायालय में ही चलता है। तो जो ब्रिटिश सेना में जो उच्च अधिकारी हैं या दूसरे जो अन्य सामान्य श्रेणी में सैनिक है, वो आम जनता से अपने आप को अलग पाते हैं और अलग प्रकार का न्यायालय है और अलग प्रकार की विधि है। जबकि यहाँ हमने क्या पढ़ा कि विधि के शासन में एक ही विधि होगी और एक ही प्रकार का न्यायालय होगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सैनिकों के लिए भी अलग विधि है, प्रशासकों के लिए भी अलग विधि है, प्रशासकीय न्यायालय है, सैनिक न्यायालय है और सैनिकों और प्रशासकों के विरुद्ध कार्रवाई अलग प्रकार के न्यायालयों में अलग प्रकार के कानूनों के अधीनता में होगी। तो इस तरह की स्थितियां ब्रिटेन में विधि के शासन की अवधारणा को उस रूप में लागू होने से रोक देती हैं जिस रूप में ब्रिटेन में डायसी ने विधि के शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो ऊपर से देखने पर तो ब्रिटेन में विधि की सर्वोच्चता देखने को मिलती है, एक ही प्रकार का कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय देखने को मिलते हैं और ब्रिटेन में विधि का शासन नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक कहलाता है। और ब्रिटेन में विधि के शासन की जो अवधारणा है, कानून के समक्ष समानता का जो विचार है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल जो है वो बना है। तो आज हमने क्या देखा कि ब्रिटेन में कानून के शासन की या विधि के शासन की अवधारणा और 3 प्रकार की विशेषताएं या डायसी ने 3 अर्थों में इसको बताया और फिर उसके बाद में जो सीमाएं हैं और जो प्रतिबंध है इसके ऊपर जिसके कारण से विधि के शासन के मार्ग में या विधि के शासन को लागू करने के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनका हमने अध्ययन किया।